हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए मैजिकल क्लासेस। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ आगे के टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है आपूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं और आपूर्ति कितने प्रकार का होता है, ये हमें देखना है। तो चलिए समझते हैं पहले आपूर्ति का लोच क्या है। आप एक और बात ध्यान रखिएगा, आपूर्ति और पूर्ति दोनों एक ही बात है। दोनों को अंग्रेजी में सप्लाई से ही ना जाना जाता है। कहीं कहीं पूर्ति लिखा जाता है, जैसा कि आप यहीं एक ही प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ति लिखा गया है, यहाँ पे आपूर्ति, और दोनों का मतलब सेम है। तो देखते हैं क्या है आपूर्ति की लोच का मतलब। जब किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु के पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। तो कीमत में परिवर्तन करने से जिस दर से उस वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे ही आपूर्ति की लोच कहते हैं। यह है आपूर्ति की लोच निकालने का विधि। आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है उसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देने से हमारा आपूर्ति की कीमत लोच निकल जाता है। और इधर शॉर्ट टर्म में लिखा गया है आपूर्ति का लोच ही है, जिसे ES यानी कि सप्लाई इलास्टिसिटी है, जिसका मतलब हुआ पूर्ति की लोच। एक उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य 5 रुपये बढ़ गया है और मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसका जो पूर्ति है वह भी बढ़ गया है, तो इसे ही आपूर्ति की लोच कहते हैं। अब देखते हैं आपूर्ति का जो लोच का प्रकार है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है इकाई से अधिक पूर्ति की लोच। चलिए समझते हैं इकाई से अधिक पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। जब कीमत में थोड़ा सा भी वृद्धि होता है तो उसके कारण जब पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि देखा जाता है, या फिर कीमत में ज़रा सा कमी होने से जब पूर्ति में ज़्यादा कमी देखा जाता है तो इसे ही कहते हैं इकाई से अधिक पूर्ति की लोच। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। मान लीजिए एक साबुन है जिसका मूल्य 2% बढ़ गया और उसका मूल्य में 2% वृद्धि होने से उसका जो पूर्ति है वह 10% बढ़ गया। यानी कि मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि हुआ पर उसका पूर्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। तो इस स्थिति को कहते हैं इकाई से अधिक पूर्ति का लोच। दूसरा है इकाई के बराबर पूर्ति का लोच। इस स्थिति में क्या होता है कि जिस दर से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसी दर से उस वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति को कहते हैं इकाई के बराबर पूर्ति का लोच। इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि उदाहरण लिया था कि 2% वृद्धि हुआ साबुन के मूल्य में। अगर 2% वृद्धि साबुन के मूल्य में हुआ और वस्तु का जो पूर्ति है उसमें भी 2% वृद्धि हो गया, तो इस स्थिति को कहेंगे इकाई के बराबर पूर्ति का लोच। हमारा अगला जो पूर्ति के लोच का प्रकार है वह है इकाई से कम पूर्ति की लोच। चलिए इसे भी समझते हैं। जब वस्तु के मूल्य में अधिक वृद्धि होता है, या फिर कह सकते हैं कि जब वस्तु का मूल्य में अधिक परिवर्तन होता है और अधिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके जो पूर्ति है उसमें कम परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति को कहते हैं इकाई से कम पूर्ति की लोच। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण लिया था कि साबुन का मूल्य 2% बढ़ गया और उसके कारण वस्तु का जो पूर्ति है वह 10% बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे उसका विपरीत लेते हैं कि मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य है वह 10% बढ़ गया और उसका पूर्ति 2% बढ़ा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो वस्तु का मूल्य है वो ज़्यादा बढ़ा पर पूर्ति कम बढ़ा। तो इस स्थिति को कहेंगे इकाई से कम पूर्ति की लोच। हमारा अगला है पूर्ण बेलोजदार पूर्ति। चलिए समझते हैं किसे कहते हैं पूर्ण बेलोजदार पूर्ति।
पूर्ण बेरोजगार पूर्ति में क्या होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने के बाद भी उसका जो पूर्ति होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस स्थिति को कहते हैं पूर्ण बेरोजगार पूर्ति। जैसा कि आप अभी कोविड का वैक्सीन को एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। कोविड का जो वैक्सीन है उसका अगर मूल्य बढ़ भी जाए या फिर घट भी जाए तो उसका जो डिमांड है उसमें कोई कमी या बेसी नहीं होगा, उसका जो सप्लाई है वैसा ही रहेगा। सप्लाई में कोई भी कमी या फिर बेसी नहीं देखा जाएगा। और यहाँ पे हमारा पांचवा है पूर्ण लोचदार पूर्ति। पूर्ण लोचदार पूर्ति में क्या होता है कि जो वस्तु का जो मूल्य है वह घटता या फिर बढ़ता नहीं है, या फिर बहुत ही कम घटता या बढ़ता है। फिर भी बहुत कम वस्तु का मूल्य घटने बढ़ने से भी पूर्ति में परिवर्तन का दर बहुत ज़्यादा हो रहता है, तो इस स्थिति को कहते हैं पूर्ण लोचदार पूर्ति। हमारा अगला जो प्रश्न है वह लागत फलन क्या है। तो इसका जो बहुत ही सरल सा जो उत्तर होगा, उत्पादन लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को लागत फलन कहते हैं। ये बहुत ही सरल सा इसका उत्तर हुआ। इसका एक्चुअली में मतलब है, इसे थोड़ा सरल करके समझते हैं कि उत्पादन के लागत में जितना भी हमारा उत्पादन का लागत हुआ उसके कारण कितना वस्तु का उत्पादन हुआ, उसके बीच का संबंध को लागत फलन कहते हैं। सामान्यतः उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन लागत भी बढ़ती है, ये सरल बात है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो उसके लिए कच्चा माल वगैरह सबका श्रम का सबका उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ न कुछ पैसा जो फर्म का मालिक है उसे देना पड़ेगा, तो उसका खर्चा बढ़ेगा और कच्चा माल और श्रम बढ़ने से उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस बात को सर्टिफाइड करता है कि उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन लागत भी बढ़ती है। हमारा अगला जो प्रश्न है उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है उत्पादन लागत। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सरल करके समझेंगे। उत्पादन के साधनों के उपयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। ये लैंग्वेज यह बताना चाह रहा है हमें कि किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के साधन का उपयोग करना पड़ता है, चाहे वो मशीन हो या फिर कच्चा माल हो या फिर श्रम हो। केवल वस्तु ही नहीं हो सकता, वो सेवा भी हो सकती है। तो उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए या फिर सेवा का उपयोग करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ धनराशि को व्यय करनी पड़ती है, उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत के यहाँ पे प्रकार देखना है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु के उत्पादन में लगे मुद्रा की जो मात्रा होती है उसे ही मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मशीन खरीद रहे हैं, तो उसके मशीन खरीदने के लिए जितना भी हम उसे पैसा दिए, मुद्रा दिए, जिसके पास से हम मशीन खरीद रहे हैं, तो वो मौद्रिक लागत हो गया मशीन का। दूसरा है, ये मौद्रिक लागत के अंदर ही आता है दो प्रकार का लागत, जिसे स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत कहते हैं। चलिए देखते हैं अस्पष्ट लागत क्या है और अस्पष्ट लागत क्या है। आप इन दोनों का बीच का डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अस्पष्ट लागत उसे कहते हैं जबकि जो भुगतान है वो आपको सीधा सीधी दिखाई दे, ऐसे लागत को अस्पष्ट लागत कहते हैं। ये सरल सा भाषा में इसका परिभाषा हो गया। यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिखे हैं कि दूसरों को भुगतान देना जो है वो अस्पष्ट लागत कहते हैं। दूसरों का भुगतान देना मतलब कि किसी भी प्रकार का जो सेवा लिए या फिर किसी भी प्रकार का वस्तु खरीदे या फिर किसी भी चीज़ का भाड़ा हम किसी को दे रहे हैं उत्पादन के लिए, तो उसे कहेंगे अस्पष्ट लागत। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी लिए हमने, कच्चे माल पर व्यय जो करना है, और जो श्रम हो गया, मजदूरी हो गया, और तीसरा हमारा एग्जांपल हो सकता है किराया। मान लीजिए हम किसी भी
जहाँ फैक्ट्री लगाए वहाँ पे हम ज़मीन किराए पर ले लिए या फिर मकान किराए पर ले लिए, उन सभी का लागत होगा वह अस्पष्ट लागत कहलाएगा। और हमारा अगला है अस्पष्ट लागत। चलिए देखते हैं क्या है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत हम उस लागत को कहेंगे जबकि हमें मतलब कि आसानी रूप से वो चीज़ नहीं दिखता है, उसको आदमी ध्यान ही नहीं देता है उस लागत को, पर वो कहीं ना कहीं मालिक का वो लागत ही होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अपना ही घर में फैक्ट्री खोल लिए, तो हमें तो रूम रेंट नहीं देना पड़ रहा है, पर अगर हम दूसरे को रूम दे दे तो कोई हमें रूम रेंट देता कि नहीं। यानी कि एक तरह से हम अपना ही घर में अपना ही घर के लिए जो रूम रेंट दे रहे हैं वो हमें खुद ही मिल जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए हम अपना ही घर में फैक्ट्री लगा लिए, अब फैक्ट्री लगाने का जो रूम रेंट हुआ वो हम दूसरे के घर में लगाते तो किसी न किसी को देते, तो हम किसी अभी तो अपने घर में लगाए हैं तो किसी को रूम रेंट दे नहीं रहे हैं, तो वो पैसा हमें बच रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर किसी को हम रूम रेंट अपना दे देते, रूम हम रेंट पे दे देते फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसका तो कोई ना कोई हमें रेंट देता। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अपना घर में हम फैक्ट्री लगाए हैं तो हमें न किसी को रेंट देना पड़ रहा है, जिससे कि कारण कि हमें यह एहसास ही नहीं होता है कि हम रेंट भी दे रहे हैं, पर एक तरह से वो रेंट दिया जा रहा है। ये थोड़ा उतना अच्छा से क्लियर नहीं होने वाला परिभाषा इसका है, और ये थोड़ा अस्पष्ट लागत कहते ही ऐसे लागत को है जिसकी आसानी से आपको पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं कि हाँ ये लागत भी हमें कहीं लग रहा है। मान लीजिए अपना ही घर बनाया, तो घर बनाने में तो लागत लगा होगा, उस ज़मीन को खरीदने में लागत लगा होगा, तो आप साधारण से समझ सकते हैं कि ऐसे लागत को अस्पष्ट लागत कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों के लिखा है, जैसे स्वयं की पूंजी का ब्याज। मान लीजिए हम अपना खुद का पूंजी अपना बिजनेस में लगा दिए, तो उसका जो ब्याज होगा वो तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, पर अगर हम वो बैंक में रख देते तो उसका ब्याज मिलता कि नहीं। तो जो ब्याज हमें नहीं मिल रहा है वो एक तरह से पूंजी ही तो है, लागत ही तो है हम जो हमारे बिजनेस के में लगा है। और दूसरा है स्वयं प्रदान की गई सेवा का कीमत। मान लीजिए हमने अपने श्रमिकों के लिए कुछ कुछ सेवा लगा दिया, मान लीजिए कि फैक्ट्री में बहुत सारा पंखा लगा दिए, पानी पीने का व्यवस्था लगा दी, तो जो हम खुद दिए हैं उसका जो कीमत है वो भी आमतौर पे कोई ध्यान नहीं देता है, पर वो भी एक तरह से लागत ही है। तो इस प्रकार के लागत को कहते हैं अस्पष्ट लागत। और वास्तविक लागत मतलब कि मान लीजिए कोई भी वस्तु हम खरीदे, 10 गो मशीन खरीदे, तो उसको खरीदने में जितना भी लागत लगा वह हुआ वास्तविक लागत। और अवसर लागत, चलिए इसे पहले हमने समझा दिया है, फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। अवसर लागत उस लागत को कहेंगे, मान लीजिए हम भारत का जो मशीन है, भारत का बना हुआ मशीन खरीदना चाह रहे थे, लेकिन हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम फॉरेन से यानी कि विदेश से जो बना हुआ मशीन मंगा लिए जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो भारत का जो मशीन खरीदने वाले थे उसके जगह पे जो विदेशी मशीन खरीदे तो उसका अवसर लागत हमारा भारत का मशीन हो गया, तो यही हुआ अवसर लागत। हमारा अगला प्रश्न है कुल लागत से क्या तात्पर्य है। तो चलिए समझते हैं क्या है कुल लागत। कुल लागत जो होता है वह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर होता है, इसे ही हम कुल लागत कहते हैं। इसे एक और तरीका है निकालने का, वह है कि औसत लागत में जब कुल उत्पादन से हम गुना कर देते हैं तो हमारा कुल लागत निकल जाता है, इसे ही कहते हैं कुल लागत। यानी कि किसी भी वस्तु का जब लागत है निर्माण करने का वह कितना है उसे ही कुल लागत कहते हैं। यहाँ पे नया वर्ड है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। चलिए समझते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत है क्या। तो स्थिर लागत उस लागत को कहते हैं कि जो लागत स्थिर उत्पादन के साधनों में लगाई गई जो लागत होता है उसे स्थिर लागत कहते हैं, और परिवर्तनशील जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें लगाई गई लागत को परिवर्तनशील
परिवर्ती लागत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि स्थिर लागत में भूमि हो गया, मशीन हो गया, उस पर किया हुआ व्यय है वो स्थिर लागत हो जाएगा। और परिवर्तित लागत में जैसे होगा श्रम हो गया या फिर कच्चा माल हो गया, उस पर किया हुआ व्यय परिवर्ती लागत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।